भारत का स्वतंत्रता का जो संघर्ष रहा और जिस प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने 19वीं और 20वीं सदी के अंदर अंग्रेजों से जो जिनके बारे में ये बात कही जाती थी कि उनके साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता है, उसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया पूरी विश्व मानवीय सभ्यता के लिए कि उन्होंने अपने विशिष्ट अर्थों में स्वतंत्रता आंदोलन को ना सिर्फ चलाया बल्कि उसमें जो स्वतंत्रता पाई वो भी कई अर्थों के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण रही। आज भी इस बात की चर्चा, इस बात के ऊपर प्रसंगवश हमेशा ये चर्चा चलती है कि भारत को जो स्वतंत्रता मिली वो कितनी पूरी है, कितनी अधूरी है। इन अर्थों के अंदर हम ये कह सकते हैं कि भारत की स्वतंत्रता वास्तव में पूर्ण स्वतंत्रता है। भारत के लिए जो स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़ने वाले जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके सपने कितने पूरे हुए। ये सबको पता है कि भारत को जो स्वतंत्रता मिली उसके साथ में भारत को विभाजन का एक बहुत ही पीड़ादायी एक संतरास भी झेलना पड़ा। इसीलिए आज की इस चर्चा में अथर्व फोरम को मैं आभार देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हमारे आज के समय के एक बहुत ही मूर्धन्य विद्वान श्री राघव शरण शर्मा जी के साथ में आज की इस चर्चा को उन्होंने उसका आयोजन किया है, जिसका विषय मोटे तौर के ऊपर भारत का स्वतंत्रता आंदोलन और उस आंदोलन के साथ में जो भारत का विभाजन हुआ उसमें जो सांप्रदायिकता जो थी, उस सांप्रदायिकता को आज हम कैसे भारत के विभाजन और स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावित किया, वो आज हम श्री राघव शरण शर्मा जी के साथ में जो एक बहुत बड़े लेखक और स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न पक्षों के आज हमारे साथ जो उपस्थित हैं उस पीढ़ी के एक बड़े जानकार और एक विद्वान व्यक्ति हैं। मैं उनका अथर्व फोरम के इस मंच पर स्वागत करता हूँ। हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन चला उसमें सांप्रदायिकता का जो बीज है वो कहाँ से पड़ा, कहाँ से आरंभ होता है कि मजहब की जो राजनीति करने वाले थे उन्होंने कैसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावित किया, उसको नियंत्रित किया, उसको निर्देशित किया। कि ऐसा नाजुक विषय है कि जो जानकार हैं इस पर मौन है। इस विषय पर किसी ने न खुल के लिखा है न खुल के कहा है। तो स्वतंत्रता आंदोलन की गुत्थी इसी तरह से उलझ गई है जैसे हड़प्पा की गुत्थी उलझी हुई है। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते, लोग जानते हैं मगर इसको वे कहना नहीं चाहते। अब क्यों कहना नहीं चाहते हैं एक अलग बात है, लेकिन सच्चाई यही है कि वो वैदिक युग पर लिखेंगे लेकिन 40 और 50 के बीच जो घटनाएं घटी इस पर बिल्कुल मौन है। तो यह विषय जनता को नहीं मालूम है और जो जानते हैं वो जनता को बताना नहीं चाहते। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति में ही यह निहित था कि भारत का विभाजन हो। यह मूल बात है। हमारा स्वतंत्रता आंदोलन जिस दिशा में संचालित किया गया उसकी प्रकृति में ही यह निहित था कि उसकी परिणति विभाजन में होना ही था। अब यह कैसे, तो आप देखें मुसलमानों के लीडर कौन है, सर सैयद अहमद। मुसलमानों का भी सांस्कृतिक नवजागरण धर्म के माध्यम से हो रहा है। हराजी आंदोलन, तीतू मीर, बहावी आंदोलन, सन्यासी विद्रोह में फकीर तत्व, मुसलमानों का नेतृत्व उनका सांप्रदायिक तबका कर रहा था। और हिंदुओं के अंदर भी जो आंदोलन चले उसके भी सांस्कृतिक आंदोलन की जड़ में धर्म प्रधान तत्व था। लोकमान्य तिलक में भी आप देखेंगे, बंकिम चंद्र में देखेंगे, क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन में देखेंगे, युगांतर में देखेंगे, अभिनव भारत में देखेंगे। तो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रकृति में ही यह निहित था कि इस तरह से आंदोलन चलाया जाएगा आजादी की लड़ाई का तो उसकी परिणति विभाजन होगा। 1857 का जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ जिसको वीर सावरकर जी ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहकर जिसको उन्होंने स्थापित किया, जो जिसके बारे में भी बहुत सारे पक्ष विपक्ष और उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं चलती हैं।
मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ, हमारे सुनने वाले, हमारे देखने वालों के लिए, कि क्या 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर भी हम ये सांप्रदायिक का तत्व देखते हैं कि नहीं देखते हैं? और देखते हैं तो क्या हम ये बात कह सकते हैं कि 57 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, वो मुसलमानों के लिए एक अलग जो है वो दारुल इस्लाम बनाने की तरफ था, और जो हिंदू राजा थे उनके लिए एक अलग भूमिका थी, या ऐसी कोई भूमिका थी ही नहीं? इस बारे में आपका क्या कहना है? अब इसको इस तरह से समझें, 1857 की लड़ाई में समस्त भारत सम्मिलित हुआ, राजा महाराजा भी सम्मिलित हुए, नवाब भी सम्मिलित हुए, जमींदार भी सम्मिलित हुए, मुस्लिम मौलाना भी सम्मिलित हुए, हिंदू साधु भी सम्मिलित हुए, किसान भी सम्मिलित हुए, खेत मजदूर भी सम्मिलित हुए। लेकिन इस स्वतंत्रता संग्राम का जो हमने वर्णन किया, उसमें इस बात को गायब कर दिया कि स्वतंत्रता संग्राम का जनरेटर कौन था, डायनेमो कौन था, दिल दिमाग मिजाज नियंत्रण करने वाली वह कौन सी शक्ति थी, कौन केंद्र में था इस संघर्ष के, उसी का नाम हम गायब कर दिए। यह व्यक्ति था अजीमुल्ला खां, नाना पेशवा का वकील था, लंदन उनको पेंशन दिलाने गया था, और वहीं पर वो देखा कि मुस्लिम जगत का विरोध इंग्लैंड से है, सारे मुसलमान जैसे आज वर्ल्ड भर के खिलाफ हैं अमेरिका के, उस समय अंग्रेजों के खिलाफ थे सारे, टर्की, ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, और फ्रांस और इंग्लैंड में प्रतिद्वंदिता थी, इंग्लैंड और रूस में प्रतिद्वंदिता थी। अजीमुल्ला खां इंग्लैंड को रूस के हाथ से पराजित होते देखा था, लड़ाई के मैदान में मौजूद था, बम का गोला उसके पैर के पास फटा था। वो आकर के नाना साहब को बताया कि अगर आप हिंदू राजा तैयार हो तो हम मुसलमानों की मदद विदेश से ला सकते हैं और अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। और वो हिंदू साधु बन करके आर्य समाज के लोगों के साथ मिलके 6 महीना पूरे छावनी में घूम घूम करके चपाती बांटा, विद्रोह का संदेश दिया, और हिंदू साधु बन के बद्री धाम भी गया कि अंग्रेज जासूस उसको पकड़ न सके। तो अजीमुल्ला खां गायब है, और दूसरे लोग जिन्नत महल और हजरत बेगम और रानी लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह, राजा रानी इंपॉर्टेंट हो गए। और लड़ाई का जो मुख्य केंद्र था, डायनेमो था, और लड़ाई का जो मुख्य नायक था, नकलौत मांझी, नीलांबर शाह, पीतांबर शाह, आदिवासी 59 तक लड़े, तात्या टोपे 59 तक लड़े, भीमा नायक आप कहीं भी न पाएंगे, बख्त खां दिल्ली में, ये छोटे लोग जो लड़े और दिल से लड़े, अंत तक लड़े, वो गौण महत्व में है, पासिंग रेफरेंस है। और राजा रानी सारा स्पेस ले लिए 57 का, और किसान जो लड़े, मजदूर लड़े, बेस्याएं लड़ी, इन पर आपको कहीं किताब न मिलेगा। अजीजन बाई लड़ी है, धर्मन बाई लड़ी है, हर तबका हिंदुस्तान का लड़ा, लेकिन राजा रानी नवाब महत्व पा गए, यह उसमें छिपाई हुई बात है जी। तो क्या हम ये बात कह सकते हैं कि अजीमुल्ला खां के दिमाग में, क्योंकि जैसा अभी आपने बताया कि जब वो वहां पर जाते हैं और वो इस बात के बारे में निष्कर्ष निकाल कर लाकर और नाना पेशवा को बताते हैं, नाना साहब को, कि भाई इस पूरे के पूरे में अगर आप हिंदू राजाओं को तैयार कर लें तो हम मुसलमानों को तैयार कर लेंगे। तो क्या मुसलमानों के दिमाग में कहीं पर ये बात थी कि इंजील वाले जो नसारा, जो ईसाई अंग्रेज हैं, वो उन लड़ाइयों को ईसाई अंग्रेजों के साथ में जो उनके क्रूसेड हुए यूरोप के अंदर, स्पेन दोबारा जीता गया, तो क्या वो इस लड़ाई को भारत में, भारत जो एक युद्ध का क्षेत्र बना 57 के बाद से, तो क्या इस पूरी लड़ाई को वो जो ईसाइयों को और मुसलमानों के बीच में जो लड़ाइयां हुई, जो क्रूसेड के नाम से जानी जाती हैं, तो क्या वो उसकी परिणति के अंदर देखते हैं? और क्या भारत के का जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो यूरोप के अंदर और एशिया, जो पश्चिमी एशिया है, उसमें जो ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में लड़ाई हुई, क्या उसका एक और युद्ध क्षेत्र था? ऐसा हम कह सकते हैं?
आप ठीक है पकड़ रहे हैं, ठीक ठीक बात को पकड़ रहे हैं। मुसलमान यहाँ 712 से लेकर 1757 तक राज किए, सिंध विजय से लेकर के और पलासी विजय तक, मोटा मोटी 1000 साल। और अंग्रेजों के हाथ से उनको पराजय झेलना पड़ा, तो उनके दिमाग में यह कसक थी और फिर अपने शासन को हम वापस पा लें, यह केंद्रीय भावना थी। बहावी आंदोलन उसी लिए था, हराजी भी उसी लिए था, बहावी ही से तालिबान निकला है, देवबंद बहावी आंदोलन के ऊपर खड़ा है। तो उनके अंदर यह था कि हिंदुओं के सहयोग से अंग्रेजों को भगाया जा सकता है और इस्लामिक राज खड़ा किया जा सकता है। यह बात मौलाना शिबली, मौलाना आजाद, इकबाल सबके अंदर यह पाइएगा। उस स्वतंत्रता संग्राम के साथ उतने ही देर तक हैं जब तक उनको लगता है कि इस्लामी राज खड़ा किया जा सकता है, हिंदुओं के सहयोग से या हिंदुओं के अंतर विरोध का लाभ लेकर। अंतिम जो जिन्ना और मौलाना आजाद और गांधी के बीच जो मामला चल रहा है वह इसी के इर्द गिर्द है। जिन्ना हट कर रहा है 40% कास्ट हिंदू होंगे, 40% मुस्लिम होंगे, 20% सिख, बौद्ध, जैन, एंग्लो इंडियन होंगे। उनके दिमाग में यही बात है कि इंडिया यूनाइटेड होगा और अल्पसंख्यक को हम मिला लेंगे, हिंदुओं के आपसी झगड़े का लाभ लेके हम इंडिया पर रूल करेंगे, बशर्ते कि हमको 40% सीट मिल जाए। यही बात मौलाना आजाद की इंडिया फ्रीडम में आप पाइएगा। बैबल योजना को मौलाना आजाद सपोर्ट कर रहे हैं। उनके दिमाग में इंडिया यूनाइटेड हो, फेडरल हो और हिंदुओं के आपसी झगड़े का लाभ लेके मुसलमान राज करें। तो यही बात तो हम बोल रहे हैं कि बातों को छिपाया गया है, किसी ने खोल के नहीं रखा है, तथ्य सामने हैं। उस तथ्य का विश्लेषण जब तक हम न करेंगे, टीका न करेंगे, भाष्य न करेंगे, व्याख्या न करेंगे, आम जनता की मानसिकता इतनी मजबूत नहीं है कि उसको समझ सके। आज भी जो मायावती या मुलायम के साथ मुसलमान हैं या ममता बनर्जी के साथ, वही भावना अंदर में काम कर रही है। हिंदुओं के आपसी झगड़े का लाभ लेके अतीत में राज किया, राजपूत को मिला के आज यादव को, दलित को और शहरी मध्य वर्ग जो ममता बनर्जी के साथ है, इनको मिला करके हम रूल कर सकते हैं। यह 57 से लेकर लगातार उनके अंदर दबाई या छुपाई भावना आज तक मौजूद है। जी, आपने अभी एक और अपनी इस पूरी चर्चा के अंदर सूत्र दिया। मैं आप ही की बातों को आगे बढ़ाते हुए इस चर्चा को रखना चाहता हूं, ताकि ये चर्चा कहीं पर भी पटरी से ना उतरे, क्योंकि ये विषय इतना बड़ा है, इसमें ये हमेशा ये भय रहेगा कि ये पटरी से ना उतर जाए। इसके साथ में इतने तथ्य जुड़े हुए हैं। आपने बात अभी की जिन्ना की, गांधी की, तो मैं ये आपसे इस बारे में भी आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिन्ना, गांधी, नेहरू या कांग्रेस, तो जिन्ना और गांधी नेहरू के बीच में, या हम ऐसा कहें तो जिन्ना और गांधी के बीच में ये जो वर्चस्व का, जो अधिकार का, जो नेतृत्व का संघर्ष था पूरा का पूरा, ये हम कैसे देखें? गांधी एक तरफ खिलाफत के समर्थन में खड़े होते हैं, जब खिलाफत का समर्थन में खड़े होकर वो देश भर में काम कर रहे हैं कांग्रेस को प्लेटफॉर्म बनाकर, उसी समय में हिजरत का, भारत से मुसलमानों को चले जाना चाहिए, तो हिजरत का भी कॉल होता है। और इस हिजरत के कॉल के साथ में हम इस देखते हैं कि 1909, 1919 इस समय में जो सुधार होते हैं, सुधार जो आते हैं, उसके बिल आते हैं, उसके अंदर सांप्रदायिक आधार के ऊपर जो है वो चुनाव क्षेत्रों की भी बात होती है। तो ये पूरी घटनाएं जो है इन पूरे समय में एक साथ हो रही हैं। इस पर मैं ये जानना चाहता हूं कि गांधी और जिन्ना के बीच का संघर्ष, इसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के सांप्रदायिकरण और उसका निष्कर्ष परिणति निश्चित रूप से भारत के विभाजन में हो, इसमें आप, इस पे आपकी मैं टिप्पणी चाहूंगा। इसमें जैसे मैंने कहा, अजीमुल्ला खां के चर्चा हम लोग किए बिना 1857 को समझना चाहते हैं, इसी ढंग से गांधी को समझे बिना हम गांधी, जिन्ना, सावरकर के विवाद को समझना चाहते हैं। जी, जिन्ना नास्तिक है पूरी तरह,
धर्म से उसको लेना देना नहीं है। उसका परिवार हाल में कन्वर्ट हुआ है, अभी आधा हिंदू रिवाज है आधा मुस्लिम रिवाज है। वो जीना भाई है, उसको पता भी नहीं है कि मुसलमान है कि हिंदू है। सावरकर पूरी तरह नास्तिक हैं, जात पात नहीं मानते हैं, कर्म कांड नहीं मानते हैं, धर्म नहीं मानते हैं। जिन्ना और सावरकर में कुछ भी अंतर नहीं है, मंडूकता, अंधविश्वास, पोंगा पंथ को लेकर दोनों स्पष्ट हैं। आधुनिक भारत का निर्माण जब होगा तो विज्ञान पर होगा, कहीं दोनों के मन में दुविधा नहीं। लेकिन स्थिति ऐसी बनती है कि जिन्ना सांप्रदायिक संगठन के मुखिया होते हैं और सावरकर हिंदू संगठन के मुखिया होते हैं। परिस्थिति ऐसी बन गई। इस परिस्थिति के बिना चर्चा किए हम मामला को जिन्ना, सावरकर, गांधी के बीच उलझा देते हैं। जिन्ना और गांधी कोई चीज नहीं है, हीट मैन होता है, टेम्परेचर मैन नहीं होता है। थर्मामीटर से टेम्परेचर का पता लगता है, हीट का असल चीज होता है हीट। तो वो परिस्थितियां क्या थी, यह इंपॉर्टेंट था। वह सामाजिक आधार क्या था जिसके जिन्ना प्रतिनिधि थे, जिसके गांधी प्रतिनिधि थे, वह सामाजिक आधार का आपसी वैमनस्य क्या था। जब तक इस बात को हम न रखेंगे तो गांधी और जिन्ना के द्वंद्व या सावरकर के द्वंद्व को हम नहीं समझ सकते। और हम यही करते हैं, हम यही करते हैं बराबर। जो पढ़े लिखे लोग हैं हमारे तरह, वो मामले को व्यक्ति के झगड़ा में उलझा देते हैं, वो मामले का चित्रण नहीं करते हैं पूरी तरह। इसे व्यक्ति के झगड़ा का विषय बना करके मूल विषय को गायब कर देते हैं। जो मैंने शुरू में ही कहा, गांधी ब्रिटिश फौज का अफसर था, जुलूवार, सार्जेंट मेजर। गांधी ब्रिटिश फौज का अफसर था, बोअर वार्ड, सार्जेंट मेजर। गांधी जब इंडिया में आया तो ब्रिटिश फौज का रिक्रूटिंग ऑफिसर था, कि गांधी अपने आत्मकथा में लिखा है। और इसको टोटली भुला करके हम गांधी के चर्चा करने लगते हैं, पूर्णतः गायब कर देते हैं। गांधी तो सत्य के प्रयोग कर रहे थे, वो छिपा नहीं रहे थे, खुल के बोल रहे थे। इसलिए उन बातों को छोड़ दो। इन बातों को छोड़ दोगे तो फिर आपको जब जड़ पेड़ का नहीं समझेंगे तो फूल पत्ती समझ में नहीं हटेगा। 2 लाख रुपया लेकर के गोखले गांधी को 1913 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में दिए। ये 2 लाख रुपया दिया किसने? बीकानेर राजा, निजाम महाराजा, पूरा लिस्ट है रॉबर्ट पेन की किताब में। उस जमाने का 2 लाख, आज का 2 लाख नहीं, उस जमाने का 2 लाख। जब सोना 13 रुपए भरी था, आज 40,000 रुपए भरी है। किस हैसियत से टाटा ने दिया पैसा? बीकानेर राजा ने दिया। वायसराय काउंसिल के मेंबर थे गोखले। वायसराय काउंसिल से यहाँ के राजा महाराजा सेठ सब डरते थे, जितना डिमांड करते उतना मिलता। तो अंग्रेज ही गांधी को खड़ा कर रहे थे। वहां पर भारतीय जनता का लीडर अय्यर था। 90% लोग खेत चाय मजदूर थे, वहां मजदूरी करते थे 90%। 10% व्यापारी थे। ये मुस्लिम व्यापारियों के वकील थे गांधी। कभी भी भारतीय जो दक्षिण अफ्रीका में बसे उनके आंदोलन का नेतृत्व कभी नहीं किया। और यही सबसे पहले थे जो एग्रीमेंट पर साइन किए माफी मांग के। और इनको एक पठान बड़ी मार मारा, एसपी की बीवी इनको बचाई किसी ढंग से। तो वहां पर भारतीयों को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, अंग्रेज इनको हाईलाइट करता था। इंडिया में आए तो फिरोज शाह मेहता इनसे बात भी नहीं की है, तिलक इनको बात लायक भी नहीं समझे। गोखले इनको कह दिए कि इंडिया घूम के आओ तब तुमसे बात होगी। किसी भी भारतीय नेता ने गांधी को तवज्जो नहीं दिया। घूम के आए तब तक गोखले मर गए, फिरोज शाह मेहता मर गए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 60,000 रुपया उस जमाने का दे के महात्मा के टाइटल खरीदे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा कहे तो राष्ट्रीय लेवल पर ये आ गए। फिर जैसे कम्युनिस्टों को बंगाल में मुसलमानों ने गद्दी पर बैठाया, कांग्रेस को मुसलमानों ने गद्दी पर बैठाया, ममता बनर्जी को मुसलमानों ने गद्दी पर बैठाया, वो एकजुट हो जाते हैं, भीड़ हो जाती है।
और कुछ हिंदू भी जुट जाते हैं। उसी ढंग से गांधी को भारत में लीडर बनाने वाले मुसलमान थे। खिलाफत आंदोलन जो स्वतंत्रता के लिए नहीं, टर्की के खलीफा के लिए लड़ा गया था, और मौलाना आजाद, हाफिज मोहम्मद इब्राहिम, मौलाना अफजल खां, मौलाना मजरूहल हक, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, केवल मौलाना उसमें थे। सिर्फ जिन्ना ने मना किया था, मिस्टर गांधी क्या करते हो, हम लोग पढ़े लिखे लोग राजनीति करेंगे। रिक्रूटिंग ऑफिसर पर भी जिन्ना डांटा था। जिन्ना उस समय तिलक और इनी बेसेंट के बाद बड़ा लीडर था और गांधी नया रिक्रूट थे। गांधी को जिन्ना ने ही नेता बनाया। स्वदेशी आंदोलन का एगो मंच दिया, होम रूल आंदोलन का। जिन्ना प्रोजेक्ट कर रहा था, गांधी वक्ता थे। तो गांधी को प्रोजेक्ट करने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर और जिन्ना है। तो जिन्ना ने डांटा गांधी को, ये क्या करते हो। तिलक ने डांटा, हम लोग न्यूट्रल हैं, हम लोग को वर्ल्ड वॉर से क्या लेना देना, आप ही क्या कर रहे हैं रिक्रूटिंग। गांधी कहा कि आप भी आ जाइए, इसमें चिट्ठी है, पढ़िए। तो हम लोग पढ़े लिखे लोग बातों को छिपाते हैं। नील आंदोलन गांधी तब करने गए जब नकली नील का आविष्कार हो गया 1897 में। 1918 में जा रहे हैं ये नील आंदोलन करने। और इनके साथ कौन है, सब जमींदार, गोरख प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, बेतिया के शाह, अंग्रेज, बंबई के व्यापारी। एक भी किसान नील आंदोलन में आपको न मिलेगा, एक भी कोई जेल न गया, एक भी गिरफ्तार न हुआ। और भारत का महानतम किसान आंदोलन, नील की खेती बंद हो गई, नील मुद्दा ही नहीं था। तो हम लोग झूठ में जीने वाले लोग हैं। हम लोग अल्लाह लिखते हैं रुंड मुंड तलवार चलाता है, रामायण लिखते हैं कुंभकर्ण बानर भालू खाता है, आंख नाक कान से निकल जाता है। तो झूठे में हम लोग जीते हैं, झूठे बोलते हैं, झूठे कहते हैं। तो गांधी के जब तक सही रूप नहीं रखेंगे, गांधी को सीआर दास टोके, तिलक टोके, तिलक के समय सांप्रदायिकता नहीं खड़ी हुई, तिलक धार्मिक आदमी थे। इसके बावजूद लखनऊ पैक्ट जिन्ना के साथ उनका हो गया। मदन मोहन मालवीय जिन्ना को जब कुछ कहते थे, पंडित जी आप जो कहिए, कभी जिन्ना इनकार नहीं किया। सीआर दास बंगाल पैक्ट कर लिए, यह गांधी था जो बंगाल पैक्ट को तोड़ा। गांधी तिलक और लीग जिन्ना के बीच जो समझौता कांग्रेस लीग का हुआ, तोड़ा। तो गांधी के राजनीति में विभाजन के बीज छिपे हुए थे। और गांधी को जब तक सही सही हम न रखेंगे, अब है क्या कि मुलायम और लालू भी गांधी को कहते हैं, हम पूछते हैं क्यों आप सपोर्ट करते हैं, अरे उन्हें उसने आरक्षण दिया था, अब लीजिए आरक्षण का नायक वही हो गया। सवर्ण ब्राह्मण गांधी को सपोर्ट करते हैं, क्यों आप सपोर्ट करते हैं, अरे गांधी ने ब्राह्मणों को नेता बनाया, लीजिए। हरिजन सपोर्ट करते हैं, क्यों, अरे उसी ने तो पुनः पैक्ट किया, अब लीजिए। मुसलमान सपोर्ट करते हैं, गांधी न रहता तो सब पाकिस्तान चल जाते, पटेल से वही लड़के हम लोग को बचाया। अब पूरे देश का नायक इस तरह से प्रचार से गांधी को बना दिया गया। और कहीं भी अब गुंजाइश नहीं है कि हमारा ऐसा आदमी कोई बात कह सके। जी जी, तो जी आपके इस वक्तव्य से मैं ये 2-3 बातें निकालते हुए मैं अपने अगले प्रश्न के बारे में की ओर जाता हूँ कि एक तरफ लीग है, दूसरी तरफ राष्ट्रवादी, या हम ये कहें कि जो हिंदू महासभा, सावरकर, पंडित मदन मोहन मालवीय, तिलक, इनका एक नेतृत्व है, लाला लाजपत राय। दूसरी तरफ एक समन्वयवादी नेतृत्व है, देशबंधु चित्तरंजन दास, फिर उसके अंदर आगे कड़ी में नेताजी आते हैं, फिर वो चले जाते हैं। इस पूरे के पूरे परिप्रेक्ष्य के अंदर हम गांधी और कांग्रेस, आपने अभी भी कहा कि गांधी की राजनीति में भी विभाजन के तत्व थे। तो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में एक तरफ जो मुस्लिम जो मजहबी राजनीति है और उसकी प्रतिक्रिया में भारतीय जो संस्कृति है, उसकी सभ्यता के साथ में जो जुड़ने वाला नेतृत्व है, जो भारत को भारत बनाए रखने का संघर्ष कर रहा है, उसमें गांधी और कांग्रेस, इनकी राजनीति को आप कैसे देखेंगे, आप कैसे उन लोगों ने इस विभाजन को सुनिश्चित किया।
भारत में जैसे अंग्रेज आए, यहाँ की जनता उनके खिलाफ खड़ी हो गई। तो गंगा और जमुना इसका समानांतर धारा हिमालय से निकला। एक धारा लॉक स्टॉक बैरल अंग्रेजों को विदा कर देंगे, ये आम जनता की धारा थी। पूर्ण आजादी जो आप शुरू में चर्चा की है कि हम पूर्ण आजाद न हुए, इसके लिए लड़ने वाले लोग थे। ये आम जनता थी। यहाँ के किसान थे, मजदूर थे, आदिवासी थे, मराठा थे, सिख थे, वो आम जनता थी। तो कई रूप में लड़ी, अनुशीलन बना के, युगांतर बना के, अभिनव भारत बना के, गद्दर बना के, आदिवासी विद्रोह से, किसान आंदोलन से, फौजी विद्रोह से, कई रूप से लड़ी। और लोग लड़ाई 15 अगस्त 47 को हार गए। वो जो चाहे सो न हुआ। दूसरी लड़ाई राजा महाराजा व्यापारी और व्यापारी के वकील लड़े, संसदीय लड़ाई जो कहलाता है, इसका लीडर गांधी हुआ। और गांधी 15 अगस्त 47 को विजयी हो गए, डोमिनियन स्टेटस मिला, पूर्ण आजादी के फांसी हो गया। तो यह दो धारा को पहले देखना होगा कि मामला केवल गांधी जिन्ना सावरकर का नहीं है। अब इसे समझें। हिंदूवादी हैं तिलक, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, सावरकर, किसी के जिन्ना निंदा नहीं कर रहा। कहीं भी जिन्ना की किताब में पढ़ जाइए, एक शब्द भी सावरकर के खिलाफ नहीं बोला है, एक शब्द भी तिलक और मदन मोहन मालवीय के खिलाफ नहीं बोला है। और गांधी जो सेकुलर हैं, तो क्या मामला है, यही सब समझने की बात है। जो मैंने शुरू में कह दिया, हमारे पढ़े लिखे, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग जानते हैं, बोलते नहीं, और आम जनता जानती नहीं। तो यही मामला है। वो आम जनता का अपना नेतृत्व तो नहीं था। तो अपना नेतृत्व तो नहीं था, तो 57 का लड़ाई राजाओं के नेतृत्व में लड़ी, किसान और मजदूर। अगर किसान और मजदूर भाग न लिए होते आदिवासी, तो सिपाही विद्रोह था या असंतुष्ट जागीरदारों का विद्रोह था। लेकिन स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम इसीलिए सावरकर उसको बोले कि उसमें आम जनता की भागीदारी थी। आम जनता का नेतृत्व नहीं था, राजाओं को नेता माना। और राजा जब पराजित हो गए तो स्पष्ट हो गया कि अब राजा नेतृत्व नहीं कर सकते। तो 57 के बाद व्यापारी लोग आगे आए, और व्यापारी लोगों ने कांग्रेसी नेताओं को बढ़ाया। दादा भाई नौरोजी, गोखले, राणा डे, शुरुआती दौर में वही लोग थे, तिलक तो बाद में आए। तो व्यापारियों के हाथ में कांग्रेस गया, पूरी तरह नहीं गया, क्योंकि तिलक मौजूद थे, जिंदा थे, उनकी अपनी पर्सनालिटी थी। और गणेश उत्सव करके, शिवाजी उत्सव करके और बंग भंग आंदोलन को समर्थन दे करके राष्ट्रीय स्तर पर आम जनता को अपने साथ जोड़ लिया। तो मध्य वर्ग का नेतृत्व आ गया। व्यापारी फाइनेंसर हुए, लेकिन नेतृत्व मध्य वर्गीय हो गया तिलक के आ जाने से। तिलक मर गए बीच में, तो गांधी को मौका मिला। गोखले मर गए, दादा भाई नौरोजी मर गए, और जो नहीं मरे, अंग्रेजों से षड्यंत्र करके मार डाले गए, लाला लाजपत राय। जो नहीं मार डाले गए, उनको गांधी ने कांग्रेस से निकाल बाहर किया। मोतीलाल नेहरू को निकाला, स्वराज पार्टी में गए। सीआर दास को निकाला, मदन मोहन मालवीय को निकाला, 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष, उनको निकाल बाहर किया। जिन्ना को निकाला, बाद में सुभाष चंद्र बोस जीत गए इलेक्शन, तब भी निकाला। स्वामी सहजानंद को निकाला। जितने गांधी विरोधी थे, किसी को भी गांधी ने कांग्रेस में नहीं रहने दिया। और कांग्रेस तिलक के मरने के बाद पूरी तरह सेठों की मुट्ठी में चली गई, पूरी तरह 100%। ये मुठिया चावल केवल बहाना रह गया ठगने के लिए। टाटा नेहरू को सपोर्ट करता था, घनश्याम दास बिरला पीए बना के जयप्रकाश नारायण को रखा, रामेश्वर बिरला चनपटिया चीनी मिल का डायरेक्टर बना के लोहिया को रखा, रामकृष्ण लालमिया राजेंद्र प्रसाद को बीटा चीनी मिल का डायरेक्टर बनाया, गांधी के आश्रम घनश्याम दास बिरला साबरमती बनाया, जमनालाल बजाज वर्धा आश्रम बनाया। ये कांग्रेस पूरी तरह व्यापारियों के हाथ में चली गई, जिसको हम लोग छिपाते हैं। जितने संसदीय नेता थे, वो चाहे अपने को जो कहें, सोशलिस्ट कहें, कांग्रेसी कहें, वो सब किसी न किसी सेठ के हाथ में थे। बाद में तो मीनू मसानी टाटा के पार्टनर हो गए, लंबी कहानी है। अब आज हो इसको देख सकते हैं, मुलायम को रिलायंस सपोर्ट करता है, लालू को टाटा सपोर्ट करता है,
चंद्रशेखर को खरगोशी अंतर्राष्ट्रीय तस्कर सपोर्ट करता था, सीमेंस कंपनी जॉर्ज को, राजनारायण को, मोहन मिकिन्स, लंबी कहानी। बिना सेठ के सोशलिस्ट लीडर नहीं है, इसलिए उस समाजवाद से भ्रम में न पड़ना चाहिए। तो मामला अब सेठों के लड़ाई का हो गया, जिसको हम लोग छिपाते हैं, पढ़े लिखे लोग। इस्फानी घनश्याम दास बिरला से टकरा रहे थे कलकत्ता में, मुस्लिम व्यापारी। आदम जी डालमिया से टकरा रहे थे कराची में। और जब दो मालिक लड़ते हैं और कुत्ता लेके रोड पर टहलने निकलते हैं तो उनके कुत्ते भी लड़ जाते हैं। उसी ढंग से जब सेठ लड़ गए तो सेठों के जो प्रतिनिधि थे, ये उनकी लड़ाई नहीं थी, जिन्ना और गांधी की नहीं, यह लड़ाई थी डालमिया और आदम जी का। और मुस्लिम पूंजीपतियों को समझ में आता कि हिंदू व्यापारियों को भगाएंगे तबे हम लोग की तरक्की होगी, और उसका प्रतिनिधित्व जिन्ना ने किया और इधर प्रतिनिधित्व गांधी ने किया। इसको हम टोटली गायब कर देते हैं। यहाँ जो यूपी में वीडियो थे वो देख रहे थे कि यहाँ तो हम कलेक्टर कहियो ना होंगे, लेकिन पाकिस्तान बन जाएगा तो पठान लोग तो फौज में है, सिविल सर्विस में तो हिंदू हैं, और पठान फौज में हैं, और हिंदू भगाए जाएंगे तो हम कलेक्टर बन जाएंगे। यहाँ दरोगा थे, वो देखे कि वहां हम एसपी हो जाएंगे। तो यह मुस्लिम नौकरशाह दूसरा सपोर्ट था। और तीसरा जमींदार, स्वामी सहजानंद का किसान आंदोलन जब प्रचंड चल रहा था और सुभाष चंद्र बोस समर्थन दे दिए, तो मुस्लिम जमींदार डर गए इंडिया में रहेंगे तो जमींदारी खत्म हो जाएगी, अलग करो। तो जो सोशल बेस जिन्ना का है उसको बिना देखे हम जिन्ना के विश्लेषण करने लगते हैं। और यह सोशल बेस गांधी और जिन्ना का टकराया तो गांधी और जिन्ना भी टकरा गए। जी, बहुत महत्वपूर्ण पक्ष आपने रखे। इस चर्चा को मैं पूर्णतः बातें किताबों में नहीं है, पढ़े लिखे लोग इस पर चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। जी, लेकिन आज हम इसी रंग में है। हम इस बात पर आज आपसे चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इससे एक बहुत स्पष्ट होता है कि देश अब इन सब बातों को जानना चाहता है। और ये जो एक भ्रम खड़ा किया गया, जिस भ्रम में पिछले 100 वर्ष हम लोगों के निकल गए, उस भ्रम से बाहर आकर भारत वास्तव के अंदर अपने स्वतंत्रता को पूर्ण स्वतंत्रता की ओर लेकर जाए और जो हमारे सभ्यता मूलक लक्ष्य हैं उनकी तरफ जाए। मैं इस चर्चा को पूरी की तरफ, वर्तमान में ये जो हमारा चर्चा है इसको पूरा करने की तरफ आपके से आखिरी प्रश्न करना चाहूंगा कि भारत का विभाजन हुआ, अभी जैसे आपने बताया, हम उस बात को आगे बढ़ाते हुए कहें कि जो मुसलमान और हिंदू इन दोनों के लिए दो राष्ट्र बन गए, भारत और पाकिस्तान, द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात को स्पष्ट कर लिया। मुस्लिम लीग ने मान लिया, कांग्रेस ने मान लिया, जिन्ना ने मान लिया, गांधी ने मान लिया। और इसके साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई कि जो पाकिस्तान में रहने वाला जो हिंदू है वो भारत लाया जाएगा और भारत में रहने वाला जो मुसलमान है उसको पाकिस्तान भेजा जाएगा। मतलब जनसंख्या की अदला बदली होगी। तो भारत विभाजन के साथ में जनसंख्या की अदली बदली, हिंदू और मुसलमान दो भिन्न कौम हैं, दो अलग राष्ट्र हैं, इस राष्ट्र के आधार पर भारत का विभाजन होता है। लेकिन इस विभाजन के साथ साथ जो उनके सांस्कृतिक, सामाजिक, सभ्यता मूलक लक्ष्य हैं वो अलग अलग हैं, ये बात भी स्पष्ट हो जाती है। लेकिन विभाजन तो स्वीकार हो जाता है, लेकिन इस विभाजन के साथ जुड़ी हुई जनसंख्या की जो अदला बदली थी वो क्यों रोक दी जाती? ऐसा क्यों होता है कि जिस आधार के ऊपर भारत का विभाजन होता है उसको रोक देते हैं? इसके पीछे गांधी, नेहरू, पटेल, इनकी क्या भूमिका थी, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। अब इसे भी विस्तार में समझना होगा। हम लोग गांधी, नेहरू, पटेल के भूमिका की चर्चा करते हैं और सावरकर को छोड़ देते हैं जी। तो सावरकर के छोड़ देने से आपका चर्चा पूरा नहीं हो सकता है। सावरकर पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। आप इसमें सावरकर जी को शामिल करते हुए इसको बताइए हमें। हाँ, इसलिए इस चर्चा में सावरकर भी एक फैक्टर है, जिस बात को लोग छिपा रहे हैं। यह क्या है? गांधी एक बार माफी मांगा 1922 में अंग्रेजों से, पढ़िए, छप गई है। मैं ब्रिटिश नागरिक हूं, मैंने जुलू वार में साथ दिया, मुझे कैसरे हिंद की टाइटल मिली,
मैं कैसे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो सकता हूं, इस एफिडेविट को हम लोग छिपाए हुए हैं जी। तो एक बार के माफी से 1943 ईस्वी तक गांधी अंग्रेजों का प्रिय पात्र रहा और सावरकर 7 बार माफी मांगते हैं तो 28 साल जेल में रहते हैं। हम लोग पढ़े लिखे लोग इस बात को नहीं चर्चा करना चाहते हैं, या सीजर के वाइफ का मामला है मत चर्चा करो। अब सीजर के वाइफ के पवित्र मान करके चर्चा न करेंगे तो बात खुलेगी नहीं। जी। एक बार के माफी में गांधी अंग्रेज के 43 तक प्रिय पात्र हो जाते हैं और 7 बार माफी मांगने पर भी 28 वर्ष नजरबंद या जेल में सावरकर रहते हैं और उसके बाद भी छोड़े जाते हैं तो वचन लेकर के कि आप राजनीति नहीं करेंगे, तो ये क्या बतलाता है? तो ये सोचने की बात है। नेहरू एक बार भी माफी ना मांगा और गांधी से भी बढ़कर अंग्रेजों का प्रिय पात्र हो गया और 43 के बाद अंग्रेजों ने नेहरू को प्रोजेक्ट करना शुरू किया, गांधी को आउट कर दिया। 43 से गांधी आप मोबाइल पर 50 चिट्ठी लेखकों को लिख के सफाई दे रहे हैं, मैं अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है, मैं तो करो और मरो सुभाष के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के मीटिंग में लगाया था, लेकिन अंग्रेज नहीं माना। जो गांधी को त्याग दिया अंग्रेज तो त्याग दिया और नेहरू एक बार भी माफी ना मांगा और अंग्रेज उसको प्राइम मिनिस्टर बनाए। नेहरू गांधी को आउट करके प्राइम मिनिस्टर बने थे, गांधी घाव चाटते रह गए, नेहरू को समर्थन दिए विवश होकर और जैसे ही पलटे और कांग्रेस को तोड़ने का प्रस्ताव रखे 12 घंटा के अंदर मारा गए। तो इन बातों को हम लोग खोल के नहीं रखते। गांधी ने नेहरू को नॉमिनेट किया, अरे नॉमिनेट किया किस दबाव में? अंग्रेज और बिरला दोनों कपार पर सवार थे। अब अंग्रेज और बिरला के बाहर गांधी की राजनीति नहीं थी, लेकिन जब पलटे नेहरू और पटेल के खिलाफ उसी दिन मारा गए 12 घंटा के अंदर। माउंटबेटन की आत्मकथा है, हम अमेरिका गए थे तो हमको मिली, भारत में कहीं नहीं दिखाई देता है, एक ने मारा दूसरे ने मर जाने दिया, साफ लिखा है माउंटबेटन अपने आत्मकथा में। तो हम लोग पढ़े लिखे लोग चीजों को छिपाते हैं। असल बात पकड़िए, देखिए गांधी एक रहस्यमय व्यक्ति है और गांधी इतना पलटी मारता है कि उसका विश्लेषण बहुत आसान नहीं है। मेरी किताब आई गांधी एक्सरेड, मानस पब्लिकेशन दिल्ली, अभी हाल में 1 महीना हो रहा है, पूरा डॉक्यूमेंट। गांधी किसान गांव गांव कर रहा है और किसान नेता को कांग्रेस से निकाल बाहर कर रहा है, क्यों जमींदारों के खिलाफ आंदोलन करते हो। गांधी हरिजन के भलाई के बात कर रहा है और वर्णाश्रम को मान रहा है। गांधी को समझ पाना बहुत आसान नहीं है, इतना हौच पौच हेट्रोजेनियस तरह तरह से एंगल है। अंत में गांधी का देखिए, नेहरू के लियाकत अली के दस्तखत हो जाते हैं कैबिनेट मिशन प्लान पर और तय हो जाता है कि इंडिया यूनाइटेड रहेगा 46 में। और फिर ये कैसे पलट जाता है और क्यों पलट जाता है, अब ये बातें सब रहस्यमय है, छिपाई हुई है। नेहरू और लियाकत अली का साइन हो गया तो कैबिनेट मिशन प्लान फिर रिजेक्ट कैसे हो गया, कौन किया, क्यों किया। अब गांधी का एंगल देखिए, आप एटिनबरा की फिल्म है गांधी, या और हर जगह मटेरियल, मेघना देसाई के संस्मरण, हर एक जगह जो हम बोल रहे हैं ये आपको मिलेगा अगर खोजेंगे तब। हम नहीं खोजना चाहते हैं इसलिए नहीं मिलता है। गांधी बड़ा भोला भाला ढंग से कह रहा है, भाई जीना तुम ही सदर हो जाओ, तुम ही अपना मंत्रिमंडल बना लो। जीना समझ रहा था कि गांधी की मंशा क्या है। माउंटबेटन से गांधी कह रहा है जिन्ना को हेड बना दीजिए और भारत को आजाद कर दीजिए। माउंटबेटन भी समझ गया गांधी की मंशा क्या है। आप पढ़िए कॉलिन और लेपियर की किताब आधी रात की आजादी। बापू जिन्ना सुनेंगे तो क्या कहेंगे, गांधी समझ गया कि माउंटबेटन हमारे मंशा को समझ गया है, कहेगा कि धूर्त गांधी। बापू क्या जिन्ना गलत होंगे, गांधी नीचे मुड़ी गाड़ करके बाहर आ जाता है। तो क्यों बोल रहा था कि जिन्ना को सदर बना दीजिए? सावरकर गृह युद्ध की तैयारी कर रहे थे। सावरकर अंग्रेजों के दलाल कभी नहीं थे, आपको हम बता देते हैं,
और सावरकर को लोगों ने डिफेंड नहीं किया। सावरकर और जिन्ना कोई अंग्रेज के दलाल नहीं थे। हाँ, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के परसेप्शन अलग थे, वो बात दूसरी है। जिन्ना जान रहे थे कि अंतिम फैसला गृह युद्ध से होगा, ये गांधी फरियाने न देगा। जब तक गांधी रहेगा खींचते जाएगा। उसको कटु अनुभव हो गया था नेहरू के साथ 37 के चुनाव में। दूसरा कटु अनुभव हुआ था, भूला भाई देसाई को रिजेक्ट कर दिया गांधी प्रस्ताव को। तीसरा राजगोपालाचारी के प्रस्ताव को गांधी रिजेक्ट कर दिया। तो जिन्ना समझ रहा था कि गांधी कभी भी फैसला न होने देगा, और फैसला जब होगा तो गृह युद्ध से, और गृह युद्ध से हम तभी विजयी होंगे जब मुसलमानों की संख्या फौज में भरपूर होगी, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के समय थी। इस बात को सावरकर भी समझ रहे थे कि अंतिम फैसला गृह युद्ध से होगा, और चुपचाप फौज में भर्ती का काम जारी रखे हुए थे हिंदुओं को। और सावरकर के मेहनत से तिगुना हिंदू हो गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय मुसलमानों के। अब यही ताकत गांधी का हो गया, जो जिन्ना को ठुकरा रहे थे, वो सावरकर के बल पर ठुकरा रहे थे। गृह युद्ध के तैयारी में गांधी भी थे। ये बारडोली से जो बात हुई है, बारडोली आसाम के मुख्यमंत्री गांधी का, उसको ध्यान से देखिए। बारडोली कहते हैं, बापू आप ये उल्टी बात बोल रहे हैं जिन्ना को सदर बनाने का। अरे बेवकूफ, अंग्रेज को जाने दो ना, हम लोग ना बहुमत में हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, हटा देंगे जिन्ना को, अंग्रेज को तो पहले जाने दो। यह गांधी का मंशा था, और इसको जिन्ना भी समझ गए, माउंटबेटन भी समझ गए, नेहरू पटेल भी समझ गए। नेहरू पटेल गृह युद्ध को तैयार न हुए। सावरकर से 1926 में गांधी जाके मिल रहे हैं, एक गद्दार से मिलने गए थे। सुभाष चंद्र बोस विदेश जाने के पहले सावरकर से मिल रहे हैं, सेनापति बापट मिलवाए 1940 में। उसके बाद नजरबंद हुए, फिर भागे। सावरकर उनको कहे विदेश जाओ। ये सारी बातें छिपी हुई है। पॉपुलर प्रकाशन से धनंजय कीर की किताब छपी है, आप देखिए। टोक्यो से सावरकर के नाम ब्रॉडकास्ट सुभाष चंद्र बोस का देखिए। तो ये बेमतलब की बात है कि सावरकर गद्दार और जिन्ना गद्दार, कोई गद्दार नहीं थे। दोनों का परसेप्शन था गृह युद्ध से डिसाइड होगा, अब्राहम लिंकन जैसे डिसाइड किया, और इसी बात को गांधी पकड़ लिया। और गांधी सावरकर की बात को चालाकी से राजनीतिक भाषा में रख रहा था, जिन्ना को हेड बना दो, और ऐसा नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ तो गांधी आप बोधिसत्व बन गया, 55 करोड़ रुपया दे दो, अलवर राजा पर कार्रवाई करो, राजस्थान में क्यों राइट हो गया, सब राजस्थान के मेव मुसलमान जो हैं, मेव जाति के मेवाती, उनको वापस अलवर भेजो। पटेल कहा कि अब सब जा रहे हैं पाकिस्तान, उधर से सब हिंदुस्तान आ रहे हैं, ये अदला बदली हो रहा है दोनों तरफ आबादी का, तो जो आबादी आ रही है पाकिस्तान से उनको हम कहाँ रखेंगे? तो मुसलमान जो घर खाली करेंगे उसी में रखेंगे। गांधी कहा कि हम जान दे देंगे, अनशन कर देंगे। पटेल को झुकना पड़ा, लेकिन उसी समय हो गया कि बुढ़ा मरता है तो मरने दो। सबों के मन में घृणा हो गई, इवन बिरला के मन में घृणा हो गया। बिरला और सरोजिनी नायडू के पत्राचार को देखिए। गांधी के साथ एक आदमी न था, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, गांधी का कुटुंब असलू वाला कुटुंब राजगोपालाचारी, गांधी का ठक्कर बापा दोस्त पीए निर्मल कुमार बोस, रसोईया परशुराम, सब गांधी को छोड़ के भाग गए। एक भी आदमी गांधी के साथ न था। और उटपटांग पॉलिटिक्स था। इस उटपटांग पॉलिटिक्स को कोई व्याख्या नहीं करता है, कोई नहीं खोलता है, इसलिए ही गुत्थी है। अब बोधिसत्व जब हो गया तो अब भारत के शासक परेशान हो गए। अच्छा, एक आदमी तो पकड़ा गया था, मदन लाल पाहवा, सारी बात तो मालूम थी कि आज गांधी मारा जाएगा। 9 अगस्त टू फिल्म हम अमेरिका में देखे, इंडिया में बैन है, पूरी बात मालूम थी सरकार को। माउंटबेटन लिखता है, एक ने मारा दूसरे ने मर जाने दिया। अब पश्चिम में तो आबादी का अदला बदली हो गया, और ये फौज सरकार की मर्जी से हुआ। फौज को स्टैंडिंग ऑर्डर था, तुम्हारा काम फैसिलिटेट करना है, रिफ्यूजी आ रहे हैं जा रहे हैं, तुम्हारा काम दंगा रोकना नहीं है। 55,000 फौज पंजाब में मुंह देखती रह गई, दंगा होता रहा, आबादी का अदला बदली हो गया। 60 लाख आदमी उधर से इधर आए और 60 लाख आदमी इधर से उधर गए। और यहाँ जो जगह खाली हुआ उसमें
90% लोग एडजस्ट हो गए, 10% के लिए गवर्नमेंट को करना पड़ा। तो पूर्वी बंगाल में यह नहीं हुआ, वहां एक तरफा हुआ। 70 लाख आदमी पूर्वी बंगाल से भारत आए और भारत से बिहार और बंगाल लेकर के 7 लाख आदमी गए। तो यहाँ ही कलकत्ता में समस्या रह गई। लंबे समय तक 1 करोड़ आदमी रोड के किनारे, स्टेशन किनारे भीख मांग के, वेश्यावृत्ति करके, वो लंबी कहानी है, किसी ढंग से, कुछ सरकार के सहायता से किसी ढंग से जिए वो। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का रोल इसी समय बड़ा है कि जो हिंदू औरतें मुसलमानों के घर में अपहरण हो गया था, करीब 60,000 को वो वापस करवाए और परिवार में रखवाए। हिंदू लोग रखने को तैयार नहीं थे, यह दूषित हो गई। ये भी बात किसी ने आज तक नहीं रखा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कितना बड़ा रोल है कलकत्ता बचाने में। कलकत्ता जा रहा था पाकिस्तान, किसी ने नहीं रखा है। तो आजादी की लड़ाई को हम लोग ठीक से नहीं रखे हैं। तो न तो हम अदले बदली किए, अदला बदली कर लेते तो एक सॉल्यूशन था। एक विचित्र नीति रही, पश्चिम में कुछ नीति, पूरब में कुछ नीति। और बिरला इसी में नाराज हो गया। बिरला श्यामा प्रसाद मुखर्जी को प्रोजेक्ट किया, सावरकर प्रोजेक्ट किए और कलकत्ता बचा लिया गया। हुआ कि देश जब बटेगा तो प्रांत भी बटेगा। अमृतसर और कलकत्ता भारत में आ गए। ये सब छिपा हुआ है। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई किसी ने, जितना हम बोल रहे हैं, खोल के स्पष्ट नहीं रखा है। जी सर। जी जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके ऊपर अभी लगातार हम लोग भी इस पर काम कर रहे हैं कि जनसंख्या की अदला बदली वाला जो पक्ष है, ये आपने इसके कुछ नए जो है वो आयाम हम लोगों को दिखाए। एक आपका मैं किताब बहुत है, बहुत राजमोहन गांधी की किताब है और साबरमती आश्रम से छपी है। किताब का नाम है सरदार पटेल। हम जो बोल रहे हैं उसमें मिल जाएगा। फौज को ऑर्डर था कि तुम्हारा काम दंगा रोकना नहीं, तो पश्चिम में दंगा होने दिए और राजस्थान में जब दंगा शुरू हुआ और दिल्ली में, तो गांधी अनशन कर दिया। ये महत्वपूर्ण पक्ष है। आपने आज बहुत समय दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष बताए। इसके लिए अथर्व फोरम की तरफ से और हमारे सभी दर्शकों की ओर से भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप स्वस्थ रहें। एक बात हम और जोड़ना चाहेंगे सर, एक बात और जोड़ना चाहेंगे। सावरकर की जो किताब है हिंदुत्व, उस पर भी डिस्कशन पूरा होना चाहिए। निश्चित रूप से हम हिंदुत्व को लोगों ने व्याख्या नहीं किया। सावरकर के हिंदुत्व के अंदर पारसी, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बौद्ध सब आ जाते हैं, जो भारत के इतिहास को अपना मानते हैं। किसी से झगड़ा सावरकर को न है। वो मुहम्मद को माने, कुरान पढ़े, सावरकर को इतराज न है। केवल भारत को पितृभूमि पुण्य भूमि माने। तो मामला केवल मुसलमान से रह गया। अब क्रिश्चियन भी हिंदूकरण हो रहा है, हिंदू नाम रख रहे हैं, ढोलक झाल बजा रहे हैं। पारसी भी हिंदू देवी देवता पूज रहे हैं। सिख, जैन, बौद्ध तो है ही हैं, केवल मुसलमान बाहर हैं। तो सावरकर का ब्रॉडर कंसेप्ट है हिंदुत्व का। जी, मुझे भी, मेरे लिए भी सावरकर और उनका जो हिंदुत्व का पक्ष है वो एक अपने स्कूल के दिनों से, विद्यालय के दिनों से मेरे लिए एक बहुत आकर्षण का पक्ष रहा, जिसको मैंने पढ़ा भी। आप स्वस्थ रहें और ऐसे ही हम आपसे चर्चाओं को आगे लेकर जाएं, ऐसा मैं आपसे पुनः अनुरोध करते हुए आज आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम।